नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की जो हम प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रहे हैं, उसका जो भाग 15 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। वीडियो को आपको बिल्कुल अंत तक एकदम ध्यानपूर्वक देखना है और लास्ट में अपना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है कि आपका इन 25 प्रश्नों में से कितना सही हो पाया है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा की तरह 4 से लेकर 5 प्रश्न आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में COP26 का जो आयोजन है यह कहां पर किया गया था। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। तो 2021 का जो COP26 था, इसका आयोजन किया गया था स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। स्कॉटलैंड का यह शहर है ग्लासगो, यहीं पे जो है आपका आयोजन किया गया था COP26 का। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं COP26 के बारे में डिटेल यहाँ पे मैंने अपलोड किया हुआ है और 31 अक्टूबर से लेके 13 नवंबर के मध्य COP26 का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में, ये भी आपको याद रखना है। तथा इसके प्रेसिडेंट कौन थे COP26 के? इंपॉर्टेंट है, तो इंडिया के थे आलोक शर्मा। इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आलोक शर्मा COP26 के प्रेसिडेंट थे, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं अगला जो COP27 होगा, कहाँ पर होगा? तो COP27 का आयोजन किया जाएगा मिस्र के शर्म एल शेख शहर में। मिस्र का एक शहर है शर्म एल शेख शहर में जो है आपका, और यहीं पे COP27 का आयोजन किया जाएगा 2022 में। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। यह इजिप्ट यानी कि मिस्र का एक शहर है शर्म एल शेख, यहीं पे 2022 का और COP27 आयोजित किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया था। अब यह ऑस्कर की दौड़ से बाहर भी हो चुकी है। तो ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया था किस डॉक्यूमेंट्री को? तो राइटिंग विथ फायर, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। राइटिंग विथ फायर को जो है ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया था तथा यह ऑस्कर की दौड़ से बाहर हो चुकी है यह डॉक्यूमेंट्री। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे और डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद देखिएगा। ऑस्कर 2022 की जो है घोषणा कर दी गई है। तो ये देख लेते हैं इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ विनर्स के नाम मैंने अपलोड किए हुए हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट पिक्चर और बेस्ट इंटरनेशनल पिक्चर, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री बेस्ट कौन सी थी और बेस्ट डायरेक्टर का खिताब किसको दिया गया। बस इतना ही आप याद कर लीजिए, इन्हीं में से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो बेस्ट लीडिंग एक्टर का खिताब दिया गया विल स्मिथ को, किस मूवी के लिए? तो किंग रिचर्ड के लिए। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। विल स्मिथ को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया किस पिक्चर के लिए? तो किंग रिचर्ड के लिए। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दिया गया जेसिका चेस्टेन को, किस मूवी के लिए? द आइज ऑफ टेमी फे के लिए। इसे भी आप याद रखिएगा। वहीं बेस्ट पिक्चर थी आपकी कोडा, इंपॉर्टेंट है। तथा बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया ड्राइव माई कार को। इसके अलावा बेस्ट डॉक्यूमेंट्री और जो फिल्म थी वो थी द क्वीन ऑफ बास्केटबॉल, और बेस्ट डायरेक्टर का खिताब दिया गया जेन कैंपियन को द पावर ऑफ डॉग मूवी के लिए। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न आपका है, तो हाल ही में अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी प्रियंका मोहिते, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। प्रियंका मोहिते जो थी ये अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी। चलिए आपसे मैं आज का पहला प्रश्न पूछता हूँ, अन्नपूर्णा की लोकेशन आपको बतानी है कि यह किस राज्य में पर्वत मिलेगा आपको अन्नपूर्णा। चलिए इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला करंट अफेयर्स का प्रश्न आपके सामने है, मिताली एक्सप्रेस के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो मिताली एक्सप्रेस एक नई यात्री रेल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था, यह बांग्लादेश के ढाका शहर को किस भारतीय शहर से जोड़ती है, आपसे पूछा जा रहा है।
तो ढाका को यह न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ती है, यानी कि कलकत्ता का यह शहर है न्यू जलपाईगुड़ी, इसको जो है ढाका से जोड़ती है मिताली एक्सप्रेस, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कोडरमा, यह झारखंड का एक माइन है, खदान है। तो आपको बताना कि कोडरमा किस खनिज के लिए फेमस है। तो कोडरमा किस खनिज के लिए फेमस है? तो कोडरमा आपको मिलेगा अभ्रक के लिए। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही जाएगा। कोडरमा जो है अभ्रक के लिए फेमस है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है, आपको बताना है। तो माता टीला बांध किस नदी पर आपको मिलेगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो माता टीला बांध आपको मिलेगा बेतवा रिवर पर, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का पीटर्सबर्ग हम किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारत का पीटर्सबर्ग हम किसे कहते हैं? तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जमशेदपुर को। इंपॉर्टेंट लोकेशन है, आप इसे याद कर लीजिएगा। जमशेदपुर को जो है भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलुज की सहायक नदी नहीं, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका है। तो इसमें से सतलुज की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो आइए देख लेते हैं। इसमें से आपकी ब्यास सतलुज की सहायक है, बापसा सतलुज की सहायक है, स्पीति सतलुज की सहायक है, परंतु इसमें से रावी नदी जो है यह सतलुज की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो रावी नदी है यह सतलुज की सहायक नदी नहीं है। तो इसके बारे में आपको याद रखना, भूलना नहीं। बाकी बापसा, स्पीति और ब्यास ये तीनों आपकी सतलुज की सहायक नदियां हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा यह जो सतलुज नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो तिब्बत में एक राकस झील है, तिब्बत के राकस झील के पास से ही इस नदी का उद्गम होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा सतलज नदी पर ही भाखड़ा नांगल बांध आपको मिलेगा। तो ये लोकेशन भी आपको याद रखनी है। जो भाखड़ा नांगल बांध है यह आपका सतलज नदी पर ही मिलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवता को समर्पित है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो ऋग्वेद है हमारा सबसे पुराना जो ग्रंथ है ऋग्वेद, इसमें सर्वाधिक मंत्र किस देवता का मिलता है? तो ऋग्वेद में जो सर्वाधिक ग्रंथ है यह किस देवता को समर्पित है? तो इंद्र को। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इंद्र के लिए जो है सर्वाधिक मंत्रों का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में, जो कि हमारा यह सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। इसके बारे में आप याद रखिएगा। और ऋग्वेद में टोटल आपके 10 मंडल होते हैं। कितने? ऋग्वेद में टोटल आपके 10 मंडल हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। 10 मंडल के अलावा ऋग्वेद में जो है 1028 सूक्त भी आपको मिलेंगे। 1028 सूक्त हैं आपके ऋग्वेद में। तो ये भी फैक्ट बहुत बार पूछा गया है। तो 1028 सूक्त और 10 मंडल हैं आपके ऋग्वेद में। तथा ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना जो है क्या है? तो यह वेद है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा ऋग्वेद का जो पहला मंडल था और ऋग्वेद का जो 10वां मंडल था यह सबसे लास्ट में ऐड किया गया था, जोड़ा गया था। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। तथा ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है आप याद कर लीजिएगा। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है इसमें जो है किसको समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य देवता जिनको हम बोलते हैं, ऋग्वेद में प्रयोग किया गया सूर्य देवता के लिए कौन सा शब्द? तो सवृत्ति। सूर्य देवता के लिए जो है सवृत्ति का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। तो तीसरा मंडल जो है सूर्य देवता को के लिए, सूर्य देवता को समर्पित जो प्रसिद्ध आपका गायत्री मंत्र है, इसी में तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का जिक्र, यानी कि सूर्य देवता के लिए जो गायत्री मंत्र का जिक्र किया गया है वो तीसरे मंडल से ही संबंधित है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। यानी कि सिंपल सी बात आपसे एग्जाम में अगर पूछ ले कि किस वेद में, आपके पास 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो इन 4 वेदों में से आपको बताना होगा कि किस वेद में गायत्री मंत्र का जिक्र है। तो आपको बताना होगा ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र का जिक्र है। और कौन से मंडल में है? तो तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का जिक्र है। तथा यह जो गायत्री मंत्र है किसको समर्पित है? तो सूर्य देवता सवृत्ति को समर्पित है आपका गायत्री मंत्र। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसमें से आपको उस राष्ट्रकूट शासक का नाम बताना है जिसके द्वारा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम। यह राष्ट्रकूट शासक था आपका कृष्ण प्रथम। इसी के द्वारा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।
इसमें से आपको बताना है कि प्रथम जो जैन संगति थी किस स्थान पर आयोजित की गई थी। बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। तो आपकी जो पहली जैन संगति थी इसका आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो पहली जैन परिषद यानी कि जैन संगति का जो आयोजन था और यह किया गया था पाटलिपुत्र में। तो आपको याद रखना है प्रथम जैन संगति का जो आयोजन था यह स्थूल भद्र की अध्यक्षता में, किसके अध्यक्षता में? तो स्थूल भद्र की अध्यक्षता में प्रथम जैन परिषद यानी कि प्रथम जैन संगति का आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में। तो ये लोकेशन भी आपको याद रखना है। वहीं द्वितीय जैन परिषद का आयोजन किया गया था वल्लभी में। तो दोनों आपको याद रखना है। प्रसिद्ध जो आपका गंगा सागर मेला है यह निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? किस भारतीय राज्य में गंगा सागर मेले का आयोजन होता है? तो गंगा सागर मेले का जो आयोजन है किया जाता है पश्चिम बंगाल में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। और निम्नलिखित में से आपको बताना है कि किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र यानी कि ड्रामा की कैटेगरी के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 जीता। इंपॉर्टेंट है। तो ड्रामा की कैटेगरी के लिए जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया था द पावर ऑफ द डॉग को। ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, द पावर ऑफ द डॉग, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट एक्टर का खिताब किसको दिया गया था? तो विल स्मिथ को ही दिया गया था बेस्ट एक्टर का खिताब। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। आपको बताना है कि इसमें से किस जंतु को भूमिका कृषक यानी कि जोतने वाला भी कहा जाता है? तो भूमिका कृषक यानी कि जोतने वाला भी हम कहते हैं किसको? तो केंचुआ को, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, केंचुआ, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्कर्वी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो स्कर्वी रोग जो है आपका किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपका जो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से होता है। तो ये आपको याद रखना है, विटामिन सी का आपका जो रासायनिक नाम है यह क्या होता है? तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। विटामिन सी जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ गया? हाँ, विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम आप याद कर लीजिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड होता है इसका रासायनिक नाम। तथा इसी विटामिन सी की कमी से ही आपका स्कर्वी रोग नामक बीमारी देखने को मिलती है। वहीं आपका जो विटामिन B12 है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम आपका होता है साइनोकोबालमिन। साइनोकोबालमिन जो है विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। वहीं विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका हो जाएगा रेटिनॉल हो जाएगा। वहीं विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का हम कहते हैं कैल्सीफेरॉल। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। सुदूर संवेदन तकनीक में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सुदूर संवेदन तकनीक में किसका प्रयोग होता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों का, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो है आपका सुदूर संवेदन तकनीक में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, रामसर स्थल क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो वेटलैंड्स के संरक्षण से संबंधित है आपका रामसर जो कन्वेंशन हुआ था वो, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों को हम कहते हैं रामसर स्थल। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा रामसर कन्वेंशन जो है यह ईरान का एक शहर है रामसर, वहीं पे हुआ था और आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए। तो इसके बारे में आपको याद रखना। तथा प्रत्येक वर्ष जो आपका वेटलैंड डे है, आर्द्र भूमि दिवस है, यह 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है। तथा भारत में वर्तमान में कितने रामसर स्थल हो गए हैं? तो वर्तमान में भारत में 49 रामसर स्थल हो गए हैं, जिसके बारे में आपको याद रखना। तथा सर्वाधिक जो रामसर स्थल हैं टोटल 10 आपको मिलेंगे उत्तर प्रदेश में। इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुपक्षी विनियोग गारंटी अभिकरण, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मीगा कहते हैं, मीगा का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्थान से है? तो मीगा का संबंध किस संस्थान से है? तो वर्ल्ड बैंक समूह से संबंधित है आपका मीगा, यानी कि बहुपक्षी विनियोग गारंटी अभिकरण, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुरक्षा प्रकोष्ठ अथवा घेरे की नीति से संबंधित कौन था? आपसे पूछा जा रहा है। सुरक्षा प्रकोष्ठ यानी कि घेरे की नीति से संबंधित कौन इसमें से है? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ यानी कि घेरे की नीति से संबंधित कौन था? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, वॉरेन हेस्टिंग का संबंध आपका हो जाएगा सुरक्षा प्रकोष्ठ से, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है।
इसके बाद आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो वॉरेन हेस्टिंग्स है इसका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1772 से लेके 1785 तक इसका कार्यकाल था, जिसे आप याद रखिएगा। यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। कहाँ का, तो बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था यही बना था वॉरेन हेस्टिंग। इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके अलावा जो आपका वॉरेन हेस्टिंग था और इसने जो है मुग़ल सम्राट जो था, और मुग़ल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय था उस समय, और उसके ऊपर 26 लाख की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी थी। यानी कि जो बक्सर के युद्ध के समय शाह आलम द्वितीय को जो है पेंशन देने की घोषणा की गई थी क्लाइव के द्वारा, उस पेंशन को बंद करवा दिया था वॉरेन हेस्टिंग ने। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तथा यह एकमात्र आपका गवर्नर जनरल था जिसमें जो है इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में महाभियोग भी इसके ऊपर चलाया गया था। वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर जो है महाभियोग भी चलवाया गया था। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। कहाँ पर, तो जो आपकी इंग्लैंड की सांसद है, सांसद का जो एक भाग है हाउस ऑफ कॉमन्स, वहाँ पर। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। गवर्नर जनरल को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके तहत प्रदान की गई थी, तो गवर्नर जनरल को अध्यादेश यानी कि जो ऑर्डिनेंस होता है, वर्तमान में जो ऑर्डिनेंस हम जारी करते हैं अपने आर्टिकल 123 के तहत, तो वही जो प्रावधान था, ऑर्डिनेंस का प्रावधान सबसे पहले गवर्नर जनरल को किसके तहत दिया गया था, तो गवर्नर जनरल को जो है अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति थी दी गई थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, उच्चतम न्यायालय के सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर बने रहने का गौरव किसे प्राप्त है, तो उच्चतम न्यायालय के सबसे लंबे समय तक न्यायाधीश रहने का गौरव किसके पास है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। सबसे लंबा कार्यकाल था इसमें से न्यायमूर्ति यशवंत चंद्र चूर्ण का। यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए है बिल्कुल सही जगह। न्यायमूर्ति जो हमारे थे यशवंत चंद्र चूर्ण, इनका कार्यकाल जो था सबसे लंबा था। यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट जो हमारा है इसमें टोटल कितने न्यायाधीश हैं, 33 + 1, 33 जो है आपके न्यायाधीश होंगे और एक आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि टोटल 34 हैं वर्तमान में न्यायाधीश। इसके बारे में आपको याद रखना है, 33 + 1 यानी कि एक आपके मुख्य न्यायाधीश इसमें से हो जाएंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक हैं और बाकी 33 न्यायाधीश, यानी कि टोटल 34 वर्तमान न्यायाधीश हैं आपके सुप्रीम कोर्ट में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा न्यायपालिका से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो 124 से लेके 147 तक जो है आपके जो आर्टिकल ये न्यायपालिका से संबंधित है हमारे संविधान में। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके सामने वो है कि विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का जो प्रावधान है किस आर्टिकल के तहत किया गया है, तो विधान परिषद की समाप्ति और उनको जो है इनकी स्थापना का जो प्रावधान है किया गया है आपका आर्टिकल 169 के तहत। यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्टिकल 169 के तहत जो है किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना की जा सकती है और उसकी समाप्ति की जा सकती है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आज के सेशन का दूसरा प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं हमारे देश में। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है तथा उन राज्यों का नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, लॉरेंज वक्र की सहायता से किसका आकलन किया जाता है, तो लॉरेंज वक्र क्या बताता है, आय की विषमता को। यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। लॉरेंज वक्र की सहायता से आय की विषमता का आकलन किया जाता है। यानी कि ऑप्शन जो आपका सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में रेलवे का विकास किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था, इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारत में रेलवे का जो विकास है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी। यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में रेलवे का जो है विकास हुआ था। ऑप्शन जो आपका डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने जो कि लास्ट प्रश्न आज का है, भारतीय संविधान में ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित कौन सा भाग है, तो हमारे जो DPSP है यानी कि हमारे जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं इनका संबंध किससे है, तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का संबंध अब आपका हो जाएगा
ग्राम पंचायतों के संगठन मतलब आपका जो ग्राम पंचायतों का संगठन है, यानी कि ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित जो प्रावधान आपके हैं ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। हमारे जो डीपीएसपी है किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक है, तो डीपीएसपी का जो संबंध है आर्टिकल यह 36 से लेके 51 तक है, तथा कौन सा भाग है, तो आपका भाग हो जाएगा भाग 4, यानी कि भाग 4 हो जाएगा डीपीएसपी का। और आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा कौन से आर्टिकल में ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान है, तो आर्टिकल 40 जो है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो अनुच्छेद 40 है, यह ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में संबंधित है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का जो सेशन था सेट नंबर 15 जीके जीएस और करंट अफेयर्स का, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सेट आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।